हमें अपने घर को बढ़ाना है। मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं करता कि आप आर्मी में जाएं। हाँ, आप मैंने पहले भी कहा आपसे कि कोई जरूरी नहीं कि आप जो लोग चयनित नहीं हो पाए तो उसका मतलब ये नहीं कि फौजी, वो भी देश का सिपाही है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में पूरा योगदान दे रहा है। मैं भी सर, मैं एक्चुअल में आर्मी में जाना चाहता था, मैं टेस्ट में फेल हुआ। मैं उसको डिजर्व नहीं कर पाया किन्हीं भी कारणों से, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मैं हार गया। मुझे ये चीज बार बार प्रेरित करती रही कि हम जहाँ हैं वहां से डिफेंस है। बिल्कुल, आप जितने जिस व्यवसाय से आप अपना योगदान दे रहे हैं देश को, बहुत बड़ा उसका मायने रखता है। आपका उतना ही बड़ा योगदान है जितना एक फौजी का है। तो किसी को अपने योगदान को कम नहीं आंकना चाहिए, उसका पूरा योगदान है। ऐसे योगदान देते रहे जिस प्रोफेशन में है, जिस व्यवसाय में है। अभी एक अच्छी बात आई थी कि किसी ने कहा था कि ऐसी बात चल रही थी और युवा, मतलब एक हेल्दी डिस्कशन था, बहुत जबरदस्त। तो किसी ने कहा कि एक्चुअल में फोर्स है और वो उनको तो इसको मिटा देना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए। तो किसी ने एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात की, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बहुत खूबसूरत बात की। देखिए क्या मिलता है बुजुर्गों से। उन्होंने कहा कि तुम सबसे बड़ी बात देखो कि पुरातत्व से लेकर अब तक हमारे यहाँ, मतलब हम लोग डिफेंस हैं, हम लोग लड़ाई नहीं करते जी, हम लोग रक्षा करते हैं। तो हमारे यहाँ जितनी डिफेंस है, आप देखो रक्षा मंत्रालय है, बिल्कुल है ना। आप कहेंगे तो एयरफोर्स डिफेंस है ना, तो ये नेवी डिफेंस है। मतलब हम लोग डिफेंस करते हैं, हम लोग सुरक्षित करने के लिए। हमारा देश स्वाभाविक रूप से आक्रमणकारी नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बात। हमने अपनी रक्षा पूरी बहादुरी के साथ की है जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम आक्रमणकारी, हमने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया कभी भी जी, ना हम करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता है तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे। हाँ, ये हमारी सभ्यता है, हमारी शिक्षा है जी। अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब हम गोली बारूद से देंगे और उसको इतना सबक सिखाएंगे कि वो। तो मैं युवाओं के बारे में जो बात चली, मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देश के जितने नौजवान हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप अपनी पुस्तकों के प्रति रुझान जो आपका रहा है उसको जारी रखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बिना पुस्तकों के आप बढ़ नहीं सकते। देखिए, हम हर देश विदेश में नहीं जा सकते, हर देश की यात्रा हम नहीं कर सकते, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से जो बाकी देशों की, बाकी जगहों की, बाकी स्थानों की जो अच्छाइयां हैं, अच्छे विचार हैं, हम तक पहुंच सकते हैं। बहुत सस्ते दामों में पहुंच सकते हैं। तो किताबों का साथ मत छोड़िए, माँ सरस्वती की आराधना करते रहिए हमेशा, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। दूसरा संदेश मैं ये देना चाहूंगा, जब मैं समाचारों में पढ़ता हूं, सुनता हूं, दिल टूट जाता है कि हेलमेट के प्रयोग ना करने के कारण किसी नौजवान को इस दुनिया से जाना पड़ा। उनके माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचिए। बिल्कुल वो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जिनका बच्चा चला गया हो एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, किस लिए? क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था। आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है हमारे नौजवानों से, सभी देशवासियों से, कि अगर आप 2 पहिए वाहन का या 4 पहिए वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, तेज मत चलाइए, क्योंकि आपका जीवन बहुत कीमती है। सबसे पहले तो आपके अपने माता पिता के लिए बहुत कीमती है। उनको इतना दुखी छोड़ के मत जाइए। बिल्कुल सर। एक हमारे बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं जी, PS यादव आर्य जी। वो आर्य लिखते हैं और बड़ा मतलब गहन चिंतन है, जूनियर साइंटिस्ट हैं। एक परिवार के यहाँ एक क्षति होने के बाद उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कही थी कि हमारी जो बीज है, मतलब ये हमारी संपत्ति है जी, और ये इस देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने बीजों को संरक्षित करें, हम अपनी संपदा को संरक्षित। और हमारी संपदा सल्तनत नहीं है, हमारी सल्तनत ही हमारे युवा हमारी संपत्ति है। देखिए, इनका गलत शिक्षा होना, इनके साथ गलत आदतें होना, इनके साथ क्षति होना हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है। तो इस तरफ हम सबको जागरूक होना चाहिए और निश्चित ही इस विषय पे और भी आयामों में हम चर्चा करेंगे, विभिन्न माध्यमों से हम कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं तो कटिबद्ध हूँ, मैं सर के साथ बिल्कुल। एक और मैं मैसेज जो देना चाहूँगा इसी साथ में, आपके माध्यम से यह मैसेज पहुँच जाए जी।
कई जगह पे खासकर कोविड के बाद यह हुआ है कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जब मजदूर आते हैं जी। उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं जी जी। तो उनका जो शिक्षा है वो छूट जाती है, क्योंकि अगर वो मध्य प्रदेश के एक गांव से आए हैं जहां उन बच्चों का नाम लिखा हुआ था जिस स्कूल में जा रहे थे, अभी भोपाल में आके वो लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं उनके माता पिता, तो उन बच्चों का स्कूल कंटिन्यू नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो ये हम सबका दायित्व है कि ऐसे बच्चों के माता पिताओं को हम प्रेरित करें कि जो भी निकटतम स्कूल है उस स्कूल में दाखिला कराएं, और ताकि उन बच्चों को अपनी शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, भले ही वो 6 महीने के लिए क्यों ना हो। बिल्कुल। क्योंकि बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत अगर उसमें, अगर देखिए कहते हैं ना कि अगर उसमें सही बीज पड़ गए जी तो वो खुद अंकुरित होंगे और वो खुद फूट पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित ही यदि हमने अच्छी शुरुआत करा दी उनकी, देखिए आपको लगेगा ये बड़ा टफ काम है, जबकि ये बहुत सहज और सरल काम है। और इतना सरल काम है कि आप उन्हें बहुत अगर एजुकेट नहीं करा पा रहे हैं तो अपने किसी मित्र के पास, किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन में, किसी छोटे से इंस्टीट्यूशन में आप उनको सिर्फ थोड़ी देर बैठने की जगह दे दें, उनकी यहाँ पर दाखिला करा दीजिए, सिर्फ उनका दाखिला करा दें। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करा दें। आजकल सारी सुविधाएं मौजूद है, 2-3 किलोमीटर के अंदर स्कूल्स अवेलेबल है। तो बस इतना हमें करना है कि उन बच्चों का, जो बच्चे जिस स्कूल में दाखिला नहीं है उनका दाखिला करा दें, उनका प्रवेश करा दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस बात की शुरुआत मैं आपसे आज ही के साथ करूंगा, और निश्चित ही हम लोग इस पे, क्योंकि मैं जब हम पढ़ते थे सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, इसके साथ में हम काफ़ी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं जी। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे घर के पास एक बस्ती हुआ करती थी, राहुल नगर बस्ती है, आज भी एक बड़ी बस्ती हो गई वो। तो वहाँ पर मैं, हमारे कुछ मित्र, और वहाँ पे जाके हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन दिया करते थे, क्योंकि हमको ऐसा लगता था हम पढ़ रहे हैं तो हम कुछ पढ़ाएं। तो वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देते थे। वो स्ट्रेंथ 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई। फिर हमने अपने आपस में तय किया कि एक स्कूल डाल देते हैं छोटा सा। तो एक प्राइमरी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराया, समिति बनाई और उसको रजिस्टर करके डाला। कुछ दिन वो किराए के कमरों में चला, वो 1 से 2, फिर 3 से 4 कमरे लिए, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि हमारा खुद के कंट्रीब्यूशन से चल रहा था, फिर उसके बाद हमने इसको ये प्लान किया कि अपन थोड़ा सा कुछ एक फी रखेंगे, जिससे क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, जगह कम पड़ रही थी। फिर हमने वहाँ जो लोकल के पार्षद थे उनसे मिलकर, लोकल के लोगों से मिलकर एक जगह एक्वायर की। उस जगह पे क्योंकि नाला हुआ करता था और वो जगह यूजलेस थी, उसको भर्ती करके, उसको बराबर करके, उस जगह पे खुद अपने हाथों से, मतलब हमारे पास कॉस्ट नहीं थी और हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो एक मेमोरेबल भी हो और कम से कम समझ में आए कि ऐसे भी किया जा सकता है। तो कॉस्ट नहीं थी, तो हम लोग हम लोग 4-5 दोस्त मिलकर खुद जगह जगह रेलवे ट्रैक के किनारे पे से जो वेस्टेज बोल्डर्स होते हैं, हम उनको उठा के ट्राली में डालते थे, वहां तक पहुंचाते थे। बहुत बड़ा योगदान है। और खुद उससे, क्योंकि हमारे पास भाई खरीदने के लिए पैसा नहीं था कि हम उसमें से ईट, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट थे तो हम उस चीज को कैसे करते, लेकिन सबने मिलके उसी गारे में से धीरे धीरे उसकी नींव डाली, उसकी दीवारें बनाई, और आज वो एक भव्य इमारत है। और वहाँ पे लगभग 500 से 600 स्टूडेंट्स। आपने अपनी मेहनत से जो फाउंडेशन बनाई, उसकी जो नींव रखी जी, वो कहीं ना कहीं। और सबसे अच्छी बात जो सर आज वहाँ है कि वहाँ जितने टीचर्स हैं 80% जी टीचर्स वहीं के स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, जो वहीं से पढ़े जी, वहीं आज वो टीचर हो गए। और वो उसको क्योंकि उनकी वहाँ से एक निमित्ता है चीज़ों की, वो करते हैं, उनको पता है कि कैसे हमें मिला था, तो वो उस जगह पे अपना योगदान देते हैं। बहुत बड़ा योगदान है। और हम भी कोशिश करते हैं कि देखिए गायत्री विद्या मंदिर एक छोटा सा प्लेस है, ये इशू नहीं कि गायत्री विद्या मंदिर है या एक छोटा सा कहाँ है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर जगह ऐसा कर सकते हैं। ये मैटर नहीं कर रहा है कि सोच बड़ी है, अगर आपने सोच लिया है तो निश्चित ही ऐसा होगा और आप इसको कारगर कर जाएंगे। बिल्कुल। और क्योंकि एक बड़ी बात है, मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिन्होंने इस विषय पर बहुत काम किया है ऑलरेडी। आपने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगह आज आप अपने लेवल से एजुकेशन दे रहे हैं। अभी आपने एक अच्छा विचार लाइब्रेरी को लेकर रखा है सर, इसको लेकर कैसे अपन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे फ्यूचर में? मैं एक छोटे से पॉइंट से समझूंगा। कृष्णा जी, मैं एक्चुअली ये मैंने देखा कि जब भी हम ट्रेन से यात्रा करते थे जी, तो हर स्टेशन में, भले ही छोटा सा स्टेशन क्यों ना हो, वहाँ किताब की दुकान होती थी, पुस्तकों की दुकान। बिल्कुल, हम लोग एक किताब लेके सफर में पढ़ते थे या वेटिंग में बैठ के पढ़ते थे, तो पढ़ने की आदत थी जी। आज स्मार्टफोन आने के बाद में, स्मार्टफोन बहुत अच्छी चीज है, आज इसने हमारा काम आसान किया है, बहुत अच्छी चीज है,
और साइंस की ऐसी तरक्की होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, लेकिन कुछ अपनी हम जड़ों को नहीं छोड़ सकते। पुस्तकें हमारी जड़ है जी। पुस्तकों के माध्यम से हमने सीखा है, पुस्तकों का हाथ नहीं छोड़ सकते। तो पुस्तकें धीरे धीरे हमारे समाज से कम होती जा रही हैं। वो खाद है हमारे लिए, खाद है हमारे लिए, और पुस्तकें हमारे बीच से कम होती जा रही हैं। तो पढ़ने की आदत खासकर युवा पीढ़ी में छूट रही है जी। तो पढ़ने की आदत किसी भी रूप में आए, चाहे वो कागज की पुस्तकों के माध्यम से हो या ई पुस्तकें हो, और टाइप्स ऑफ एडिक्शंस जो हैं वो उनको इस तरफ से खराब कर रहे हैं। हम अच्छे लेखकों को पढ़ें, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हमारे मुंशी प्रेमचंद, इतने सारे हमारे साहित्यकार हुए हैं जिनके ऊपर हमें गर्व है। हम गर्वित हैं कि हमें इतने अच्छे, मतलब इतने सारे इतने अच्छे साहित्यकार हमें मिले हैं, हमारे देश ने दिए हैं। तो हम उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को भूलते जा रहे हैं, कबीर के दोहों को भूलते जा रहे हैं, हम रहीम के दोहों को भूलते जा रहे हैं। तुलसीदास के तात्कालिक फूहड़ एंटरटेनमेंट है जी, जो आपको 2 मिनट के लिए मजा देता है जी, वो हमारी मौलिकता को खराब कर रहा है। बिल्कुल, वो हमारी शिक्षा को खराब कर रहा है। उसका एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया है जी कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। और इसके परिणाम क्या होंगे? अभी आदमी को लगता है 2 ही मिनट तो स्क्रॉल करना है। बिल्कुल। लेकिन वो हमारी एक ऐसी आदत बन गई है कि आदमी 2 मिनट भी कहीं फ्री होगा तो तुरंत उसके पास मोबाइल पे हाथ चला जाएगा। अच्छा, जबकि टीवी देखने के मामले में ये रेशो कम था। टीवी देखने के मामले में आदमी औसतन 1 घंटा देखता था, 2 घंटा देख लेता था। लेकिन अब क्या हो गया है, स्क्रीन पर हमारा जो नेशनल रिसर्च के हिसाब से जो टाइमिंग है वो 5 से 7 घंटा ईच पर्सन। बिल्कुल, मतलब 5 से 7 घंटे हम स्क्रीन पर रहते हैं। तो ये जो टाइम वेस्टिंग जॉब है, इसमें से बहुत कुछ काम का निकाला जा सकता है, क्योंकि हम डिजिटल क्रांति के साथ हैं जहां कनेक्टिविटी पूरी दुनिया की है और साथ हम इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है और हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इस प्रयास में जुड़ें। बिल्कुल। विशेषतः जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ पे स्कूल्स वगैरह में लाइब्रेरी हैं, बिल्कुल, विद्यालयों में लाइब्रेरी है, बट आम जनता नहीं पहुँच पाती है जी। और हम चाहेंगे कि जैसे हम वहाँ लाइब्रेरी या पुस्तकालय बनाएं, अपना योगदान किसी भी रूप में दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे के माध्यम से दें। आपके पास 10 किताबें हैं जो आपने पढ़ ली हैं, वो 10 पुस्तकें वो योगदान के रूप में दे दें लाइब्रेरी के, बिल्कुल, पुस्तकालय के उसमें। तो इस तरह से कारवां चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सर, इस टाइप का एक प्रयास हमारे यहाँ एक CLR स्कूल है, उन्होंने एक संचेतना केंद्र शुरू किया था, बहुत ही जबरदस्त और अनूठा प्रयोग था। उन्होंने उसमें, क्योंकि मैंने भी अपनी बहुत सारी पुस्तकें उसमें डोनेट की थी और बहुत सारे लोगों ने उसमें डोनेट की, एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी बनी।